बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। हम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके फेज़र कोई डायग्राम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने जो वो ये सर्किट स्केच किया हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके साथ जो पैरेलल वे में हमने इंडक्टर लगाया है और एसी सोर्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, जिसकी करंट की जो वैल्यू है आपको पता है बार बार इसने फ्लैक्चुएट होना है। तो हम इन दो कंपोनेंट्स में से गुजारेंगे और देखेंगे। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा था जब हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट पढ़ रहे थे कि रेजोनेंस के लिए जो वो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में शर्त है कि एक्स सी बराबर होनी चाहिए एक्स एल के, यानी कि ये जो रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर है इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोच करनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए जो वो रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर के। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर आपको पता है बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी के, और ये जो है एक्स एल जो है वो बराबर होता है 2 पाई एफ एल के, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, जबकि रिएक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे एफ आर का फिर फार्मूला डिस्कस किया है तो 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट आया है। ये बहरहाल जो वो लास्ट जो हमने पढ़ा सीरीज रेजोनेंट सर्किट में, वहाँ पे भी हमारे पास यही सेम फार्मूला आया था। एफ आर इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। अगर डिस्कस किया जाए यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, तो आपको पता है यहाँ पे कंपाउंड लगे हुए हैं, कैपेसिटर है, उसके बाद इंडक्टर है, उसके बाद रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर को डिस्कस किया जाए तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो रेजिस्टर होता है उसमें जो हमारे पास वोल्टेज और करंट होते हैं वो इन फेज होते हैं। वोल्टेज और करंट इन फेज होने की वजह से हम एक ही रेफरेंस लाइन यूज़ करते हैं। कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो वो कैपेसिटर की दुनिया में जो वोल्टेज होती है वो लैग करती है, इसलिए मैंने रेफरेंस लाइन के तौर पर इसे यहाँ पे इसका करंट लिया है। वोल्टेज को लैगिंग कंडीशन में मैं जो है लिख रहा हूँ, और ये वोल्टेज है किसकी, जो कैपेसिटर से रिलेटेड है। इस तरह से अगर बात की जाए जो हमारे पास जो वो इसके जो इंडक्टर वाले कंपोनेंट की अगर बात करें तो हमारे पास अगर ये वी आर है और ये हमारे पास अगर वी सी है तो ये डेफिनेटली ये वी एल होगी। अगर हम जो इसे अपोजिशन के लिहाज से डिस्कस करें, अपोजिशन कुछ इसकी डिस्कस करें तो अपोजिशन रिएक्टेंस के हवाले से अगर मैं इसकी कुछ बातें आपको बताऊं तो ये हमारे पास फिर आर है अगर, तो ये हमारे पास एक्स एल होगी, उसके बाद ये एक्स सी होगी। अगर आप गौर से देखें ये दो वेक्टर्स हैं इस फेजर डायग्राम में, तो हमारे पास ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो आर के बराबर आ जाती है। यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास जो इम्पीडेंस है इस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की भी वो हमारे पास आर के बराबर होती है। अगर हम डिस्कस करें, मैंने जो वो इस इनकी दूसरी करैक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है कि Z इज इक्वल टू आर, और उसकी जो वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम है। इस बात पर जो स्टूडेंट अक्सर जो कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट में पढ़ा Z बराबर आ रहा था हमारे पास आर के, और उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास मिनिमम मैंने कहा था पहले 3 कंपोनेंट सर्किट में लगे होते हैं। सीरीज रेजोनेंट सर्किट की डिस्कशन है, फिर हमने डिस्कस किया था कि फिर हमारे पास जो वो एक की वजह से अपोजिशन अगर डेवलप हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे हमने जिक्र किया था कि वो मिनिमम हो जाती है। यहाँ पे मैंने कहा है कि Z इज इक्वल टू वही R है, और फिर मैं इसे मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ। असल में कुछ पैरेलल सर्किट्स की जब बात की जाती है, लाइक एज मैं अगर यहाँ पे आपको डिस्कस करूँ तो हमारे पास ये देखें एक सर्किट मैं ड्रा करने लगा हूँ। हमारे पास जो ये पैरेलल वे में मैंने इसे जो है कनेक्ट किया है। मैं कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ, लाइक एज मैं वैल्यू लेता हूँ कि ये हमारे पास ये 1 ओहम की रेजिस्टेंस है, ये 9 ओहम की रेजिस्टेंस है। चलें जब वो मैं एक केस ये स्टडी करता हूँ, टोटल अगर देखा जाए तो मैंने इसके साथ जो वो 10 ओहम की जो रेजिस्टेंस डिस्कस कर रखी हैं। उसके बाद जो मैं अगर दूसरा इसी तरह का सर्किट लूँ, वहाँ पे जो वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे डेवलप करूँ, इसे 3 ओहम डिस्कस करूँ, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसे जो है वो मैं 7 ओहम डिस्कस करूँ, तो ये भी अगर देखा जाए तो 10 ओहम बनता है। इसकी अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो आपको पता है पैरेलल में जो फार्मूला होता है प्रोडक्ट बटा सम होता है, तो इसका प्रोडक्ट 9 है, उसके बाद इसका सम जो है वो 10 है, तो 9/10 का अगर आप आंसर निकालें, इस वैल्यू को याद रखें। उसके बाद मैं जो दूसरा केस कह रहा था यहाँ पे भी
3 ओम की रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे जो 7 ओम की टोटल जो है वो हमारे पास 10 ओम की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसकी अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली जाए तो वो हमारे पास 7 3 प्रोडक्ट जो है वो 21 होगा और ये 10 होगा। 21/10 को अगर आप हल करें उसके बाद जो वो हम अगर एक और जो हमारे पास इसी तरह की मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, हमारे पास फिर 2 रेजिस्टेंसेस हमने लगाई हैं। एक जो वो 5 ओम की रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम की रेजिस्टेंस है। अगर इसकी इक्विवेलेंट डिस्कस की जाए तो हमारे पास इसकी जो इक्विवेलेंट होगी वो हमारे पास 25/10 आएगी। अगर आप इन जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं सबको हल करें तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर है लाइक एज। मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे मैंने एक कुछ और वैल्यूज लेकर भी सॉल्व किया हुआ है। जब मैंने जो वो यहाँ पे रजिस्टर 2 कनेक्ट कराए, एक 1 ओम का था, एक 5 ओम का था, मैंने इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ड्रा की तो वो हमारे पास 0.8 ओम आ रही थी। इसी को फिर मैंने 3 ओम और 2 ओम के साथ जब जो टोटल फिर 5 करके पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए हैं तो वो 1.2 आती है। उसके बाद जो है फिर ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो ये हमारे पास 1.3 आती है। असल में कंक्लूजन ये ड्रा कर रहा हूँ कि हमारे पास पैरेलल जो सर्किट्स होते हैं उनमें जब रेजिस्टेंस की वैल्यूज सेम होती हैं आमतौर पर वहाँ पे, तो फिर हमारे पास जो है वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो उस वक्त जो है मैक्सिमाइज आ रही होती है। यहाँ पर भी अगर डिस्कस किया जाए तो हमारे पास XL और XC बराबर हो गए हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास जो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर होने की वजह से जो हमारे पास इम्पीडेंस आएगी वो उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। अब हमारे पास इम्पीडेंस मैक्सिमम आ गई है जो कि R के बराबर है, तो डेफिनेटली आपको पता है ओम लॉ है सिंपल के जहाँ पे हमारे पास तो करंट यहाँ पे जो डेफिनेटली हमारे पास जो मिनिमम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी। चौथी जो करैक्टरिस्टिक है उसे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ILIC जो वो मे बी लार्ज हो सकते हैं देन सोर्स करंट। मैं लास्ट टाइम भी आपको बता रहा था, वैसे अगर देखा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के असूलों के जो वो कुछ वायोलेशन है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पे इंडक्टर लगाया हुआ है, तो आमतौर पर जब इस सर्किट को हम डिस्कस करते हैं ये कैपेसिटर ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। डिस्चार्जिंग की वजह से इस दौरान जो वो इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब ये अपना चार्ज इसे दिए जा रहा है, ये जो वो चार्ज हो रहा है, अगले लम्हे फिर जो वो ये इसे देता है। इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे जो करंट है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आती हैं। AC सोर्स का जो करंट है मिसाल के तौर पर वो 10 एम्पेयर है। अब ये 10 एम्पेयर भी वक्तन फवक्तन इसमें अगर जब जो वो कुछ कमी होने लगती है सर्किट के अंदर तो उसको मेंटेन रखने में अपना किरदार अदा कर सकता है। अब एक तो हमारे पास सोर्स का करंट है, उसके बाद जो वो ये जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये जो चार्जेस हैं जो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग और जो चार्जिंग के दौरान जो वो आमतौर पर यूज़ कर रहा है सर्किट के अंदर दे रहा है, तो ये भी तो हमारे पास करंट है। और याद रहे हमारे पास जो वो इसमें जो पैरेलल सर्किट होते हैं उनमें करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं करंट के। तो यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि किसी लम्हे जो आमतौर पर हमारे पास जो ILIC इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लार्ज हो सकती हैं सोर्स करंट से। अगर ऐसे सर्किट की बात की जाए तो ऐसे सर्किट में भी हमारे पास जो इम्पीडेंस आ रही होती है वो R के बराबर होती है। और R के बारे में, रेजिस्टर के बारे में आपको पता है, रेजिस्टर में हमारे पास वोल्टेज और जो करंट है वो इन फेज होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो थीटा होता है वो 0 डिग्री बनता है। 0 डिग्री बनने की वजह से cos 0 हमारे पास 1 आता है। इसका मतलब cos थीटा हमारे पास cos 0 1 के बराबर आता है। इसका मतलब हमारे पास ये जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होते हैं इनकी जो हमारे पास जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। यहाँ पे ग्राफ स्केच किया गया है। लास्ट अभी मैं बता रहा था कि करंट की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो वो मिनिमम आती है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिनिमम आती है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं हम। आमतौर पर हमारे पास जो है FR की वैल्यू, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 1000 ओम किलो हर्ट्ज है। उसके बाद जो हमारे पास जो वो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है जो कि 5 मिली हेनरी है। इसे सबसे पहले आपको पता है जब भी कैलकुलेशन करते होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में तब्दील करते होते हैं 5 × 10⁻³ हेनरी होगा। कैपेसिटेंस सामान्य अगर फाइंड करनी है तो डेफिनेटली FR इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला अप्लाई कर लें आप 2 पाई
एल सी स्क्वायर रूट। आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके यहाँ से कैपेसिटेंस की जो वो वैल्यू निकाल सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पे दूसरी एक ऑब्जेक्टिव जो वो अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती है कि रेजोनेंट सर्किट के ऊपर याद रखिएगा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में आमतौर पर सर्किट जो है वो ओपन सर्किट जैसा रोल अदा करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ओपन सर्किट क्या होता है। ओपन सर्किट हर उस सर्किट को कहते हैं आमतौर पर इलेक्ट्रिकल की दुनिया में जिसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो आमतौर पर मैक्सिमम होती है और करंट की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, निग्लिजिबल होती है। तो यहाँ पर अगर इस पूरी जो हमारे पास सर्किट की डिस्कशन की जाए तो इसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी वो मैक्सिमम आ रही थी और जो करंट की वैल्यू जब हमने ड्रा की तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू जो निग्लिजिबल है। इसका मतलब ये जो हमारे पास पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट आमतौर पर हमारे पास जो वो किस चीज़ का किरदार अदा कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा रोल अदा कर रहा है। एक और बात भी मैं अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है वो ये कि हमारे पास पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में हमारे पास XL और XC जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस फेज के साथ होते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ 180 फेज के साथ हैं। एक की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है, एक की डायरेक्शन वेक्टर में नीचे की जानिब है। एक जो कंपोनेंट है, एक जो हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है वो आमतौर पर लैग कर रही है, जबकि रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे लीडिंग पोजीशन पर है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो R के बराबर आता है। एग्जामिनर अक्सर कभी कभी ये भी पूछता रहता है कि आमतौर पर हमारे पास जो है वो इसके जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होते हैं उसमें आमतौर पर जो इम्पीडेंस होती है, इम्पीडेंस उसमें जो आमतौर पर V और I होते हैं, V और I के दरमियान का एंगल क्या बनता है। डेफिनेटली V और I के दरमियान का अगर चूंकि इम्पीडेंस R के बराबर होती है तो हमारे पास वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 0 बनता है, क्योंकि हमारे पास ये R में V और I जो है वो इन फेज होते हैं। तो ये आज की कुछ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से रिलेटेड जो वो डिस्कशन थी जो वो, तो लास्ट में सिर्फ दोबारा यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।